नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। बिहार में फिर जहरीली शराब से मोतिहारी जिले में 30 लोगों की मौत हुई है। नीतीश सरकार ने इस पर लिया है यू टर्न और अब मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो सवाल है कि क्या शराबबंदी खत्म करने पर भी अब ये सरकार विचार करेगी? इस बार नीतीश सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सुनते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर देंगे। सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। मुख्यमंत्री अब सीएम रिलीफ फंड से मदद करने के लिए तैयार हैं। वैसे दिसंबर 2022 में भी एक मामला हुआ था बिहार के सारण में। इस सारण जिले में जहरीली शराब पीने की वजह से कम 29 लोगों की मौत हो गई थी और उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। बिहार में अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। तो फिर अब नीतीश सरकार ने इसके ऊपर यू टर्न क्यों ले लिया है और अब कॉम्पनसेशन या मुआवजा देने की बात क्यों कर रहे हैं? बिहार में शराबबंदी साल 2016 के अप्रैल माह से आधिकारिक तौर पर लागू की गई है, लेकिन सूबे के अलग अलग हिस्सों में पकड़ी जाने वाली शराब और जहरीली शराब की खेप के साथ ही होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। हर कुछ दिन के बाद खबर आती है कि जहरीली शराब पीने से लोग मारे गए। सरकार जहां शराबबंदी को लेकर कई मौकों पर अपनी पीठ थपथपाती दिखती है, वहीं होम डिलीवरी, शराब की होम डिलीवरी और शराब माफिया जैसे शब्द लोगों के बीच आम बोलचाल का हिस्सा भी बन चुके हैं। शराबबंदी पर दोबारा विचार नहीं करने पर आखिर क्यों अड़े हैं नीतीश कुमार? ये सवाल उठता है और विपक्ष ने भी बार बार उठाया है ये भी कि अगर यहां पर शराबबंदी है तो फिर लोग शराब पीने से कैसे मर रहे, नकली शराब कैसे बिक रही और अब नीतीश सरकार मुआवजा देने के लिए क्यों तैयार है? तो हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी और जेडीयू से हमारे साथ जुड़ेंगी अंजुम आरा, जो इनके सवालों का जवाब देंगी। धनंजय जी, क्या ये समय आ गया है कि एक बार इसको रिव्यू किया जाए? हालांकि आप लोग नीतीश सरकार के साथ ही रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता था? क्या आप लोगों ने कभी ये बात की थी कि चूंकि शराब यहां पर बिकी रही है और जो जहरीली शराब है उससे मौतें होती हैं, तो इसके ऊपर दोबारा गौर किया जाना चाहिए? नगमा जी, नीतीश जी निराले निजाम है, इनके निराले इंतजाम है। आगे लगा हुआ ताला है, पीछे खुला हुआ पूरा मधुशाला है। बिहार में शराबबंदी के नाम पर जो चल रहा है, शराब का नशा तो कुछ देर रहता है, लेकिन शराबबंदी का नशा नीतीश कुमार के माथे पर ऐसा चढ़ा है कि ये नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में क्या बात, बिहार में बालू और बोतल के बीच में बिहार पिस रहा है। शराब को खराब बताने वाली सरकार ने बिहार के मुस्तकबिल को ही खराब कर दिया है। बिहार में जो स्थिति है, बिना कमान का ये तीर बिहार को लहूलुहान कर रहा है। आप अभी सारण की बात कर रही थी, सारण हो, चंपारण हो, बिहार के कोने कोने में चले जाइए, शराब हर जगह उपलब्ध है। शराब आप जहां चाहेंगे वहां मिल जाएगा। तो जब शराबबंदी यहां पर है आधिकारिक तौर पर 2016 से, उसके बाद आप लोग इस सरकार के साथ रहे हैं, तो क्या होता था उस दौर में? हम तो लोग यही सुनते आए कि यहाँ पे होम डिलीवरी हो जाती है शराब की, यहाँ पर शराब माफिया है पूरा। तो आप बताएं कुछ कि किस तरह से शराब माफिया काम कर रहा है और अगर ये रिव्यू कर लिया जाए और शराबबंदी खत्म कर दी जाए तो क्या जहरीली शराब मिलनी बंद हो जाएगी? क्या फिर लोग शराब पीने से नहीं मरेंगे? सवाल ये भी है, जैसा नीतीश कुमार पूछ रहे थे, कि क्या शराब पीना अच्छी बात है?
नहीं दंगबा जी, इसका जवाब जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले दिया था। उन्होंने कहा था इसकी रिव्यू होनी चाहिए, और लिखा ये साथ में ये भी कहा, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद कहाँ क्या करना, जहां हाकिम है जालिम है वहां फरियाद क्या करना। नीतीश कुमार ऐसे कि लाल रंग, वो आपने सुना नहीं, लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा। नीतीश कुमार के दिमाग में लाल किले का खाब सजाए हुए हैं और बिहार को लाल लहूलुहान किए हुए हैं। बिहार लाल रंग से लहूलुहान है। शराब ऐसी एक हजारों करोड़ का अवैध कारोबार बिहार में फल फूल रहा है, और आप देखिए पुलिस पीटी जा रही है, बालू माफियाओं के द्वारा पुलिस पीटी जा रही है, शराब माफियाओं के द्वारा पुलिस पीटी जा रही है। पूरा महकमा, पूरा पुलिस प्रशासन ड्रोन लेकर के हेलीकॉप्टर से शराब खोज रहा है, और शराब से लोग रोज मौतें हो रही हैं। ये लगातार चल रहा सिलसिला है, मसलसल ये सिलसिला जारी है, जिस दिन बंदी उस दिन से। तो जब आप लोग नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, तब भी तो ये हो रहा होगा ना, तो आपने क्या किया इसके लिए? देखिए, हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि इस पर विचार हो, इस पर नीतीश सरकार विचार करे कि कैसे किया जाए, कैसे इसका क्या इंतजाम हो सकता है, क्या किया जा सकता है। लेकिन नीतीश जी के दिमाग पर शराबबंदी का नशा इस तरह से हावी है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि शराब का नशा तो उतर जाएगा, शराबबंदी का नशा कैसे उतरेगा? रूम जल रहा था तो आपको बज रहा था, क्यों आपको अपने ख्वाब सजाए हुए हैं। जी, तो आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? नीतीश कुमार इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? नीतीश कुमार को क्या फायदा है शराबबंदी से? जहां डिप्टी सीएम 10 नंबरी और सीएम 20 नंबरी हो, जब डिप्टी सीएम कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और नीतीश कुमार कहते हैं 20 लाख नौकरी देंगे, जहां 10 नंबरी और 20 नंबरी का खेल चल रहा हो, और जहां ख्वाबों की नीतीश कुमार कहते हैं मुझको यारो माफ करना, मैं नींद में हूं, नींद में इसलिए हूं ताकि ख्वाब आए और ख्वाब में हम पीएम कहलाए। तो बिहार बदहाल, बेरंग और बेनूर बिहार के सुख लेने वाला कोई नहीं है। बिहार की जो स्थिति है, बिहार भगवान भरोसे है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी प्राथमिकता में नहीं है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहीं अगर प्राथमिकता में होता, अंजुम आरा अभी तो तक जुड़ नहीं पाई है आपके नहीं सवालों का जवाब देने के लिए। आप कई आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जो है वो ख्वाब में है और वो सपना देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं। बहरहाल जो इस समय शराबबंदी या शराब से हो रही मौतों का सवाल है, उससे ये इसका कोई लेना देना नहीं कि नीतीश कुमार क्या सपना दे रहे हैं। धनंजय जी, आप ये बताइए, आप लोग भी इस सरकार में थे, शराबबंदी को खत्म करने के लिए क्या आपकी बात आप लोगों की हुई थी? क्या बीजेपी ने इस पर बात की थी? और ये नीतीश कुमार इस पर क्यों इतने अड़े हैं कि वो इसको रिव्यू नहीं करना चाहते? और अगर इस तरह से यहां पर शराबबंदी है तो फिर किस तरह ऑपरेट करता है ये पूरा जो माफिया है शराब का? देखिए, हम लोग तो साथ में भी थे, उस समय आरजेडी विपक्ष में थी। बिहार के लगभग हर दल ने इस बात का समर्थन किया था, लेकिन गांव गली कस्बे तक सरकार ने ही शराब की दुकानें खुलवाई थी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की नीयत में खोट है। अगर आप शराबबंदी है बिहार में और शराब पीने से लोग मर रहे हैं, तो ये क्लियर फेल्योर है। ये तो सरकार का स्पष्ट तौर पे फेल्योर है ना, कि आपने बंद कर रखा है और मिल रहा है, यानी कि आपने आगे से रखा है ताला और पीछे खोल रखा है मधुशाला। ये मधुशाला को ऑपरेट कौन कर रहा है? सरकार के सरकारी व्यवस्था से ऑपरेट हो रहा है। सरकार इस शराबबंदी का खामियाजा सबसे ज्यादा कौन वर्ग उठा रहा है? जितनी भी खबरें आती है देखा जाता है कि एक ही तरह के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के जो लोग हैं वो मारे भी जाते हैं, उनकी रोजी रोटी छिनती है। तो सबसे ज्यादा प्रहार जो है वो गरीबों पर हुआ है इसके द्वारा। नगमा जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। और आप देखिए कि समाज जाए भाड़ में, सत्ता रहनी चाहिए। नीतीश कुमार यूटर्न कुमार हैं। नीति ना सिद्धांत नाम नीतीश कुमार। नीतीश जी के जीवन में कोई सिद्धांत है नहीं। आप बिहार को जाति वर्ग संप्रदाय में बांट करके और दीमक की तरह चाट करके, पहले लालू की लीलालोक बिहार को जिस तरह से लूटा, और लालू के सामाजिक न्याय की अंतिम परिणति क्या है? मेरे दो अनमोल रतन। और नीतीश जी का सामाजिक न्याय क्या है? समाज को बांटो। पूरे मुल्क में बिहार ही एक ऐसी जगह है जहां पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाओ, दलित को महादलित बनाओ, समाज को फ्रेगमेंट करके समाज को बांट। अंजुम आरा जुड़ गई हैं आपके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए। अंजुम आरा, आप हमें सुन सकती हैं? आपका शायद नेटवर्क बहुत ठीक नहीं है, लेकिन धनंजय जी या बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि जब वो सरकार में जेडीयू के साथ में थे तो भी बार बार ये बात हुई थी कि शराबबंदी के ऊपर दोबारा गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर शराबबंदी है तो फिर शराब बिकती कैसे है? बिहार में शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से लोग मर कैसे रहे? अंजुम आरा, देखिए नगमा जी, सबसे पहली बात कि शराबबंदी नीतीश कुमार जी का साहसिक और ऐतिहासिक फैसला था। दूसरी बात कि शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत
दोनों दो चीजें हैं। तो मैं एक चीज कहना जहरीली शराब जी। इसलिए ज्यादा बिक रही है क्योंकि शराब बंदी है, इसलिए ये शराब माफिया फल फूल रहा है, ये कहा जाता है। इसमें सच्चाई आपको नहीं दिखती कि जी, मैं अगर ये ऐतिहासिक फैसला था तो ये नाकाम रहा है। जी, मैं अपनी बातों को खत्म कर लूं। वही मैं कह रही हूँ, शराबबंदी एक पहली बात है, जहरीली शराब से मौत वो दूसरी बात है। नगमा जी, जहरीली शराब से मौतें वहां भी हो रही हैं जहां पे शराबबंदी नहीं है, तो शराबबंदी को का जहरीली शराब से जोड़ना कहीं से उचित नहीं है। क्या गुजरात में जहरीली शराब से मौतें नहीं हो रही हैं? नहीं हुई हैं। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें नहीं हुई हैं। जहरीली शराब दूसरी मामला है। अगर इनका भारतीय जनता पार्टी का आपत्ति शराबबंदी पे है, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि शराबबंदी का फैसला सर्वदलीय दोनों सदनों से लिया हुआ फैसला था, और माननीय प्रधानमंत्री देश के जब प्रकाश उत्सव पर पटना में आए थे नगमा जी, तो उन्होंने बहुत ही बुलंद आवाज में और बहुत ही अप्रिशिएट किया था शराबबंदी कानून को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया था, और उन्होंने इसमें जोड़ा था, उसमें ये वाक्य जोड़ा था कि शराबबंदी सिर्फ सरकार के स्तर पर ये 100% सफल नहीं हो सकता है जब तक कि तमाम लोग, आवाम और तमाम जितने भी लोग हैं उन लोगों का साथ ना हो। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मैं कहना चाहती हूँ, हमारे जो आदरणीय प्रवक्ता यहाँ पे है, मैं कहना चाहती हूँ कि लोग दावा करते हैं कि माफिया इनको जानकारी है, तो हम लोगों ने तो हमेशा कहा है ना कि आप दीजिए ना जानकारी, बताइए ना जो भी आपके पास इनपुट है। नहीं, पर ये आप ये कह के तो ये तो कोई सरकार की दलील नहीं हुई कि विपक्ष आपको जानकारी देगा, और उसके बाद तो सरकार को ये जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है कि कहाँ है शराब माफिया और कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए तब तारीफ हुई और ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन अंजुम जी एक मिनट, अगर ये ऐतिहासिक फैसला रहा और प्रधानमंत्री ने तारीफ की, लेकिन अगर अब ये लगातार आवाज उठ रही है कि आप इसको रिव्यू करें, तो फिर नीतीश जी इतने जिद पर क्यों अड़े हैं कि हम रिव्यू नहीं कर सकते? हो सकता है कुछ नाकामी रही हो, और एक बार उन्होंने सदन में कहा कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे, फिर आज कैसे यू टर्न हुआ और कॉम्पेंसेशन की बात आ गई? अंजुम आरा। नगमा जी, पहली बात, दो सवाल आपने कहा, एक रिव्यू की बात कहा, एक यू टर्न की बात कहा। सबसे पहले मैं आपकी पहले बात की जवाब दे दूं कि रिव्यू जो आप कह रही हैं, 2016 का जो मद्य निषेध अधिनियम था, क्या वो अधिनियम एज इट इज है? उसमें रिव्यू नहीं हुए हैं? हर बार सो मेनी रिव्यूज हुए हैं उसमें नगमा जी। इसलिए ये कहना और एक परसेप्शन बना देना नीतीश कुमार जी के ऊपर कि वो जिद पे अड़े हुए, बहुत सारे रिव्यू हुए, बहुत सारे प्रावधान में चेंजेस हुए हैं, बड़े बड़े सजा के प्रावधान थे। अब देखिए 2,500 रुपया देकर के पहली बार अगर गलती की गई तो छोड़ना है। पहले था कि पीने वाले के ऊपर नकेल कसा जाता था, अब रिव्यू करके किया गया है कि जो माफिया है, जो फैसिलिटेटर है, जो प्रोमोटर के इस गलत काम के, उनके ऊपर कानून जो है कार्रवाई करेंगे। तो बहुत सारे रिव्यू हुए हैं। इस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का नैरेटिव सेट करना उचित नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी जिद पे अड़े हुए हैं। दूसरी बात यू टर्न की बात है। देखिए हम सशर्त मुआवजा दिया जाएगा। जी, मैं उसी पे मैं आ रही हूँ कि देखिए नीतीश कुमार जी, ये सर्वविदित है कि स्वयं में एक बहुत संवेदनशील इंसान है, उनकी सरकार संवेदनशील है। एक चीज मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं नगमा जी, जिसको 4 लाख इन लोग मुआवजा कह रहे, विपक्ष हमारे यहाँ कह रही है, थोड़ा सा लीगली ये कहना फिट नहीं है, करेक्शन इन लोग भी कर ले। वो मुआवजा की शकल में नहीं है, बल्कि वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से वो सहायता दिया जाएगा। मुआवजा इज अनदर थिंग, मुआवजा दूसरी चीज होती है। नीतीश कुमार जी सभी विषयों पे संवेदनशील रहते हैं, और जो चीजें पटल पे आती है इन अकॉर्डिंग उसको रिव्यू करते हैं, उसमें बैठक करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, और उसमें अमेंडमेंट होकर के आज हमारा मद्य निषेध अधिनियम 2016 अनेकों संशोधन और अनेकों रिव्यू के बाद ये एक बड़ी नाकामी है अंजुम आरा। फिर भी ये एक बड़ी नाकामी है कि राज्य में शराबबंदी है 2016 से, और लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके यहाँ पर शराब बिकती है। न सिर्फ जहरीली शराब, बाकी शराब बिक रही है, शराब माफिया है, होम डिलीवरी शराब की हो रही है। तो ये एक नाकामी, बड़ी नाकामी है सरकार की, क्योंकि जैसा अभी धनंजय जी बोल रहे थे, वो एक अलग मजाकिया लहजे में बोल रहे थे, पर ये बात इसमें सच्चाई है कि सामने से ताला लगा हुआ है, और वो कह रहे थे कि पीछे से मधुशाला खुला हुआ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शराब अवेलेबल है, गरीबों के ऊपर भले एक रोक टोक है, पर
ये नाकामी बड़ी रही कि शराबबंदी के बावजूद वहां शराब मिलती रही है, फिर फायदा क्या हुआ इसका? देखिए धनंजय जी के अगर आप मजाकिया बात की बात करेंगे ना, तो ये मजाकिया बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में जो घटना घटित हुई ना, उसमें इनके पास शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो वहां पे की बात अभी कितनी अलग बड़ी है, नाकामी, हम बिहार की बात कितनी बड़ी नाकामी। नहीं बिल्कुल, तो वही तो, अगर ये यहाँ पे मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं, तो हम लोग को भी वो लग रहा है कि कितना बड़ा तमाचा लॉ एंड ऑर्डर देश ने पूरे हतप्रभ होकर के देखा है। दूसरी बात, अरे मेरे टाइमलाइन में क्यों आ रहे हैं जब मैंने आपके टाइमलाइन में हस्तक्षेप नहीं किया है? तो नहीं बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप जुड़ नहीं पाई थी, चलिए बोलिए अंजुम आरा, हाँ बोलिए फिर वो जवाब देंगे। दूसरी बात है नगमा जी, आपने कहा कि ये नाकामी है। निश्चित रूप से देखिए, अपराध घटित होते हैं, कानून का उल्लंघन होता है, चाहे जिस भी कानून का उल्लंघन हो, वो किसी भी सरकार के लिए वो चुनौती है। हम लोग भी इसे चुनौती मानते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ इमीडिएट कार्रवाई, अगर जो घटना घटित हुई है, आप एक चीज ये बताइए कि कार्रवाई, उस पर गिरफ्तारियां होती है कि नहीं होती है? क्या हमारे यहाँ सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को बचाया जाता है क्या? देखिए, जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, कानून यहाँ पे बिना किसी सत्ता के हस्तक्षेप के अपना कार्रवाई किया है, विधि सम्मत कार्रवाई किया है, उनके ऊपर कार्रवाई। अंजुम आरा, में आपने कई बातें कही, धनंजय गिरी मैं आपसे जवाब चाहूंगी इसका। नीतीश कुमार ने लगातार काम किया है, जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, और शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत, इनमें कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन राज्यों में भी मौतें होती हैं जहां शराबबंदी नहीं है। धनंजय जी। नगमा जी देखिए, नीतीश जी नाकाम निजाम है, इस बात को नीतीश जी ने भी स्वीकार कर लिया है, और इस बात को पूरा देश जानता है, इस बखूबी जानता है कि नीतीश जी के नकारेपन से और बिहार के शासन से। दूसरी बात, आप उनके यूटर्न की कर रही थी, उनके साथ जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने उनको पलटू राम का नाम दिया हुआ है, यूटर्न चाचा कहा हुआ है, पेट में दांत लालू जी ने कहा हुआ है, उनको नागनाथ और क्या क्या उपाधियां मिली हुई है। इस सारी उपाधियों से अलंकृत नीतीश कुमार के लिए समाज कोई विषय नहीं है। समाज जाए भाड़ में, नीतीश को सत्ता चाहिए और सिर्फ सत्ता चाहिए। मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी कि पूरे विधानसभा में, दोनों सदनों में बात हुई थी कि शराबबंदी की जाए। शराबबंदी अच्छी चीज है, की गई, लेकिन फिर शराब मिल कैसे रहा है, फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार को तय करनी पड़ेगी कि आखिर से, और 4 लाख लोग इसमें अरेस्ट किए गए, सैकड़ों लोगों की मौतें हुई, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार एक व्यक्ति है, नीतीश कुमार, क्योंकि प्रशासन का मुखिया जो है, कहते हैं ना, कप्तान की जिम्मेवारी होती है, हार कप्तान की तो जीत कप्तान की, जीत कप्तान की तो हार कप्तान की। तो नीतीश कुमार के माथे पर इस सैकड़ों मौतों का हिसाब किताब है, और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, चूंकि नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और 2016 से, जब से शराबबंदी लागू हुई है, तब से उनकी सरकार है, इसलिए सवाल उनसे पूछे जाएंगे और उन्हें जवाब देना होगा। शुक्रिया आपका अंजुम आरा और धनंजय जी हमसे बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। आईआईटी काउंसिल की बैठक करीब 2 साल बाद आज हुई है। आईआईटी काउंसिल देश के 23 आईआईटी का टॉप कोऑर्डिनेशन बॉडी है। इस बार की बैठक में आईआईटी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसमें फीस है, आईआईटी में हुए आत्महत्या के मामले हैं, फैकल्टी के लिए रिजर्वेशन, मानसिक स्वास्थ्य सहित कई मुद्दे शामिल हैं। ये बैठक एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब अलग अलग कैंपस में लगातार सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले महीने लोकसभा को सूचित किया गया था कि 2018 से आईआईटी में 33 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है, जिनमें से लगभग आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी और आईआईटी मद्रास के 2 छात्रों की आत्महत्या ने इस मुद्दे पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी, जिन्होंने आत्महत्या की, उनके पिता रमेश भाई सोलंकी, और साथ ही सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी। रमेश भाई सोलंकी, आपके साथ में बातचीत की शुरुआत करना चाहती हूं। जो आंकड़े दिए गए पार्लियामेंट में भी, उसमें भी ये बात सामने आई कि जो आत्महत्याएं हुई हैं, 33 छात्रों की आत्महत्या हुई है 2018 से आईआईटी में, इनमें से लगभग आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से हैं। किस तरह की तकलीफ, मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है आपको? आपका बेटे वहां आपके थे,
तो क्या तजुर्बा रहा है आपका? मेरा बेटा वहाँ था तब तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन ये जो हादसा हुआ उसके बाद में मेरे को सब पता चला कि ऐसा ऐसा वहाँ पे उसके साथ हो रहा था, उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा था। और एक बयान में ये भी आया है, उदय मीणा वहाँ पे जो SC/ST सेल का कन्वीनर है उससे दर्शन मिला था, और दर्शन ने उदय मीणा से बात भी की थी कि मुझे रूम चेंज करना है। तो उदय मीणा ने बोला कि रूम क्यों चेंज करना है, तो वो मेरा रैंक जानने के बाद में उसका बिहेवियर चेंज हो गया है और वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। तो जातिगत भेदभाव उसके साथ हो रहा था, ऐसा मुझे बाद में पता चला। पर आपके बेटे ने कभी इसके बारे में कोई जानकारी तो दी नहीं आपको? कभी बात की थी कि उनको कोई इस तरह की मानसिक तकलीफ है वहां पे? नहीं, मेरे को बात नहीं की थी। मेरे से बात करता तो उसे पता था कि मेरे पिताजी मुझे तुरंत के तुरंत अहमदाबाद ले आएंगे और मुझे IIT में पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए उसने मेरी बेटी को और मेरी भाभी जी को बोला था। और उन्होंने ये भी बात बोली थी कि ये 4 साल की बात है, मैं ये सब मैनेज कर लूंगा, अब पिताजी को मत बोलना, ऐसा भी बोला हुआ था। हाँ। अभी ये IIT काउंसिल की एक बैठक हुई है जिसमें कि ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक चिंता की बात बन गई है। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या ये सिर्फ एक आपको लगता है कि इत्तेफाक है कि जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं 2018 से IIT में, उनमें से ज्यादातर जो आधे हैं केसेस अनुसूचित जाति, जनजाति या दूसरे जो पिछड़ा वर्ग है उनसे जुड़े हुए हैं? हमारा ये मानना है कि ऐसी घटना, तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, बहुत दुखद घटना है। किसी भी माता पिता और उनके परिवार नहीं बल्कि समाज के लिए, बहुत देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि IIT जैसे संस्थान में ऐसी घटनाएं घट रही है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि जातिगत आधार पर IIT में भेदभाव किया जाता है, बट इतना जरूर कहना चाहूंगा परंतु कि ऐसी घटनाएं सुनने में आती है कि जब बच्चा OBC से है, SC से है, ST से है, तो कई बार वो पढ़ाई के मामले में, बातचीत के मामले में, माहौल के मामले में जब वो पिछड़ता है या लोगों के साथ compete नहीं कर पाता है, तो वहां पर कोई सहयोग देने की व्यवस्था नहीं है, कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। कोई विद्यार्थी किसी विद्यार्थी का रैगिंग करता है और वो विद्यार्थी प्रताड़ित होता है, चाहे विषय कुछ भी हो, तो उसको, उस कंप्लेन को सुनकर उसका निदान करने की व्यवस्था मात्र रस्म जैसी है, कोई खास व्यवस्था नहीं। पर वहां पर ऐसी स्थिति, आनंद जी, वहां पे वो बॉडीज तो हैं SC ST और इनके कोऑर्डिनेशन के लिए इस तरह की कमिटीज तो बनी हैं जो इनकी तकलीफों को सुनती हैं। उसी बात को मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हाँ। बस ये खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति ये है। एक हाँ, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता और बच्चा का मनोबल इतना नहीं रहता कि बेचारा बच्चा जाके अपनी बातों को वहां रख पाए। उसका कई बार मजाक उड़ाया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि जैसे सोलंकी साहब की बात कर ले या बिहार की बात कर ले, बच्चे, ऐसी भी खबर मुझे सुनने में आई कि बच्चे अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो हिंदी में वो बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं और सामने वाले प्रोफेसर इंग्लिश में बातचीत करने लगते हैं या ऐसा माहौल बनाते हैं कि बच्चा डर जाता है, अपनी बात को नहीं कह पाता है। कई बार पढ़ाई के दरमियान ऐसी इंग्लिश में बात होती है तो बच्चा कोई खड़ा होकर पूछता है कोई चीज की, सर मैं ये नहीं समझा, तो टीचर उसका मजाक उड़ाते हैं, प्रोफेसर साहब, बच्चे हंस देते हैं, बच्चा का मनोबल काफी डाउन हो जाता है। तो खास करके चर्चा होगी जी। आपके जो संस्थान है सुपर 30, वहां से तो बहुत ऐसे गरीब बच्चे, इस तरह की पृष्ठभूमि के बच्चे IIT में गए हैं, तो इस तरह का कुछ आपके पास साझा करने के लिए अनुभव है जब ऐसी परेशानी रही हो बच्चों को, जहां उनका मनोबल कमजोर होता है और मदद के लिए कोई सामने नहीं आता ज्यादा? हाँ, ये बात तो अक्सर आते रहती है, ऐसी बातें अक्सर आती रहती है, लेकिन हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो हम खुद बच्चे से बात करते हैं ऐसी स्थिति में, वहां जो IIT में ऑलरेडी बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, वो उनकी मदद जो सुपर 30 से गए हुए करते हैं, लेकिन सब बच्चों के लिए तो ऐसी सुविधा है नहीं, तो उन बच्चों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों की बात दूसरी है, छोटी सी एक
टोली है, छोटा सा एक टीम है, तो हम लोग मैनेज करते। लेकिन ऐसी खबरें आती है कि बच्चा पिछड़ रहा है पढ़ाई में या कहीं कोई एम्बैरेस महसूस कर रहा है, ऐसी खबरें हमारे पास भी कई दफा आई। लेकिन हम लोग आपसी उसको मनोबल बढ़ा के समाधान कर लेते। जी रमेश जी, आपके क्या सुझाव रहेगा? जैसे ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, आईआईटी काउंसिल है, उसकी एक बैठक हुई है जिसमें बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई है और एक चर्चा ये भी है कि इस तरह के जो सुसाइड्स, आत्महत्या के मामले बढ़े हैं, कैसे स्टूडेंट्स को सहायता दी जाए, तो अब इस पर विचार हो रहा है। किस तरह की आपको लगता है कि जरूरत है वहां पर, चूंकि आपका बेटा वहां था और ऐसी घटना हो गई, ऐसा हादसा हुआ, दुख होता है बहुत कि इतने मेधावी छात्र जाते हैं, फिर वहां पर मानसिक दबाव में आकर ऐसा करना पड़ता है। कैसे मदद की जरूरत वहां पर महसूस होती है? वहां पे SC ST OBC लड़कों के लिए एक अलग ही छात्रालय होना चाहिए और वहां पे उसका अलग छात्रालय से और ज्यादा भेदभाव बढ़ेगा, आपको नहीं लगता? इससे बेहतर होगा कि कोई एक ऐसी और वहां पे बॉडी हो जो कोई तकलीफ अगर हो स्टूडेंट्स को तो उसका निदान करे। मैं बोलता हूं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर जो SC ST सेल लगते हैं उसमें उसकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि अभी ये उदय मीणा से बात की थी दर्शन ने, तो वहां कहीं पे दर्ज की नहीं गई है। अभी वहां दर्ज की गई होती तो हम बोल पाते कि नहीं ये बात सच है, लेकिन ऐसी कोई बात वहां पे दर्ज भी नहीं की जाती जी। वहां दर्शन ने ऐसा लिखवाया है, ऐसा IIT वाले बोलते ही नहीं है कि दर्शन ने ऐसा कुछ हमें बोला ही नहीं है। IIT वाले ऐसा बोलते हैं, लेकिन उदय मीणा बोलते हैं कि हाँ ऐसी बात हुई थी। तो वो बात हुई थी तो उसकी अर्जी ले लेनी चाहिए थी और वो साबित भी होता कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। जी, तो ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है इस तरह की कमेटी, वहां पर जो संस्थाएं हैं, ताकि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसको सुने, उसका निदान करें। आनंद जी, जी आनंद जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो इम्बैलेंस है, जो चाहे वो मानसिक दबाव महसूस करें, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, उसकी वजह से बच्चे दबाव महसूस करते हैं, इस असंतुलन को बराबर करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या सुझाव होगा आपका? अभी बहुत अच्छी बात है कि IIT में जो अभी बैठक हो रही है भुवनेश्वर में, कुछ अधिकारीगण मुझसे भी चुपचाप बात किए और हमसे राय मांगे थे कल कि क्या होना चाहिए। तो हमने यही बताया था कि देखिए Day 1 से ही ओरिएंटेशन क्लास जब से होता है, बच्चे एक साथ जाते हैं, मिलते हैं, उस दिन से बच्चों को मोटिवेटेड रखना चाहिए। या तो पिछड़े समाज के बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के भी दिमाग में बातें डालनी चाहिए शुरू दिन से। इसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। ये बच्चे जो ST बच्चे हैं, ये पिछड़े इलाकों से आए हैं, गरीब घर से आए हैं, ये आए, इनका हम लोग सम्मान करें, इनके साथ साथ चले, तो ये भावना भरनी चाहिए। और जो इस भावना से विपरीत काम करता हो लड़का, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जरूर सुधार होगा। तो जरूरत इस बात की है कि IIT का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो काफी सख्त हो और साथ साथ बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करे हर एक महीने पर, जिसमें आपसी प्रेम बढ़े। अब वो कैसे हो सकता है, बस एक लाइन में बताना चाहेंगे, 2 लाइन में हो सकता है कि भाई कभी पर पिकनिक ले गए, बच्चों को कहे कि भाई बिना भेदभाव के तुम जियो, तो ये, या कोई ऐसी फिल्म दिखाया जाए जिसमें भेदभाव खत्म हुआ जाए, या ऐसा कोई नाटक का मंचन किया जाए जिसमें भेदभाव खत्म हो। तो ये बार बार चीजों को नाटक के जरिए, गाना के जरिए, आपसी एक्टिविटी के जरिए किया जाएगा तो बच्चों का दिमाग वैसे ही तैयार हो। जी, प्रोत्साहन की जरूरत है, मोटिवेशन की, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए और लगातार इस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए। आपका ये सुझाव है, आपने कहा कि आपने सुझाव दिया भी है। ये जो बैठक हो रही है एक महत्वपूर्ण बैठक है इन समस्याओं से जूझने के लिए। धन्यवाद आपका रमेश सोलंकी और आनंद कुमार हमसे बात करने के लिए। एक गंभीर समस्या है ये, IIT जैसे बड़े संस्थानों में आत्महत्याएं हुई हैं और खास करके उसमें एक बड़ी संख्या है SC ST और दूसरे पिछड़े वर्ग के बच्चों की। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह के भेदभाव वहां पर महसूस करते हैं ये बच्चे और इसका निदान कैसे हो, एक असंतुलन जो है उसको खत्म कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त इन संस्थानों के सामने।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने यूपी की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2017 से पहले यूपी में सैकड़ों दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अब माफिया डरा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमक सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई थी, उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ चुप्पी बनाए हुए थे। उन्होंने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। लखनऊ में एक टेक्सटाइल पार्क के लिए उन्होंने एक MOU साइन किया। उसके लिए उस मौके पर उन्होंने अपने जो अभिभाषण था उसमें ये बात की। उन्होंने यही कहा कि अब पहले माफिया यहाँ पर चलती थी, लोग दौड़ाते धमकाते थे, माफिया जेल से सक्रिय रहते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, माफिया खत्म हो गई है, कोई डर के नहीं रहता, यहाँ डर का माहौल नहीं है। ये बातें पहले ही बोलते आए, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस की कस्टडी में हत्या हो गई, उसको लेकर के लग रहा था कि कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने वापस से यही कहा कि यहाँ पर कानून का राज है। तो इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ जब असद का इनकाउंटर हुआ था तो उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया था, सिर्फ एक ट्वीट किया था और अपने जो STF की टीम है उनको शुभकामनाएं दी थी। तो योगी आदित्यनाथ लगातार चुप थे। उससे पहले उन्होंने आखिरी बार इस पूरे मामले पर असेंबली में ही बोला था, जब अखिलेश यादव ने उनसे सवाल पूछे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा उन सारे माफियाओं को। तो वो बयान काफ़ी वायरल भी रहा, काफ़ी चलता भी रहा। और अब जब अतीक अहमद अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई, तब भी योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर किसी को कोई डरकर नहीं रह रहा है। ऐसे में जब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में जब हमलावर आकर के हत्या कर दे रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक से हत्या को अंजाम दे गए, ऐसे में जब मुख्यमंत्री ये बात बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के तेवर जो हैं तल्ख हैं। उन्होंने संदेश इस बयान के जरिए यही दिया है कि उनके तेवर में कोई कमी नहीं आएगी। वो बहुत अग्रेसिव उनका जो तरीका लहजा रहा है जब कानून व्यवस्था की बात आती है, तो उसी अग्रेसिव लहजे में ही, उसी अग्रेसिव तरीके से ही उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। तो एक कड़ा संदेश भी देना चाह रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है इस पूरे हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। यहाँ तक कि दानिश अली जैसे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जो सांसद है बसपा के, उन्होंने ये बात बयान दिया। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज जब एक कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वापस से कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी पीठ थपथपाई है। उत्तर प्रदेश सरकार में पहले सपा को कटघरे में खड़ा किया, उसके बाद बताया कि यहाँ पर माफिया सारे खत्म हो चुके हैं। तो इस बात पे चर्चा हो सकती है, लेकिन संदेश यही है योगी आदित्यनाथ के साथ कि वो बिल्कुल इस घटना के बाद भी अपने तेवर कमजोर नहीं कर रहे हैं, तल्ख हैं और अग्रेसिव नजर आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है। अतीक और अशरफ की हत्या और यूपी में हुए एनकाउंटर्स को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दायर की है, जिस पर 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिका में अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच कराने की भी मांग की गई है। इस याचिका में 2020 में विकास दुबे,
मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग भी है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी एक लेटर पिटीशन दायर करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। भारत का पहला एप्पल स्टोर आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। इसका लॉन्च एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया, जिसके बाद 20 अप्रैल को यानी कि गुरुवार को दिल्ली में भारत के दूसरे एप्पल स्टोर का लॉन्च होगा। इस लॉन्च से पहले एप्पल ने एक बयान में कहा कि एप्पल कंपनी भारत में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। टिम कुक ने ट्वीट कर कहा था कि ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नए एप्पल स्टोर में कस्टमर्स का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल दिल्ली में टिम कुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। इसके अलावा वो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मिलेंगे। एप्पल स्टोर को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल रात से स्टोर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने देख के पहला एक्सप्रेशन था वो बहुत शॉक हो गए कि ये मैंने रखा था और ये मैंने लेकर आया आज इधर इवेंट में। तो उन्होंने बोला अरे वाह, ये इतनी अच्छी, इतने सालों पुरानी चीज़ आपने अभी भी रखी है। मैं बोला हाँ, मैं एप्पल का ओरिजिनल यूजर हूँ, 30 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज भी एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। साल से आप यूज कर रहे थे कंप्यूटर, पहला लैपटॉप ये पहला एप्पल था। सिग्नेचर मिलना एक अपना तो बड़ी तारीफ। ये अभी तो ये एकदम प्राइसलेस हो गया है। पहले ये नॉर्मल मैक ऐसी था, अभी ये प्राइसलेस हो गया है। अपने पास ही रखेंगे। ये आई विल, इट्स माय कलेक्शन, आई विल कीप इट। जब आप मुंबई के एप्पल स्टोर में आते हैं तो इस तरह से पहले दिन आपका स्वागत किया जा रहा है। ये जो कर्मचारी हैं एप्पल के, वो इस तरह से जो पहले कर्मचारी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो पहले कस्टमर्स हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। इस तरह से बैग्स दिए जा रहे हैं जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ये पहला एप्पल स्टोर है जो भारत में खुला हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, भारत में मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये पहला एप्पल स्टोर है। अब तक अगर एप्पल स्टोर्स की बात करें तो ये जो स्टोर्स हैं ये किसी पार्टनर के साथ खुलते थे, लेकिन पहली बार अब आप, क्योंकि एप्पल का स्टोर है, यहाँ पर आप उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसे देख सकते हैं। जो यहाँ पर चीयरिंग है, आप मेरे पीछे आवाज़ सुन पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो लोग हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। उनके जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से एप्पल का क्रेज़ है भारत में, दुनिया में, उसके बाद ये पहला एप्पल स्टोर है जिसे अब खोला गया है। और दूसरी तरफ अगर क्रेज़ की बात करें तो जो लोग हैं वो अब भी लाइन लगाए हुए हैं। 11 बजे के बाद इस स्टोर को खुला गया है, लेकिन उसके बावजूद अब तक बड़े पैमाने पर भीड़ मौजूद है। एक मंजिल ऊपर भी है और टोटल एक और नीचे 2 फ्लोर्स की ये पूरी जो स्टोर है वो मौजूद है। इसको इंडियनाइज करने की और लोकल करने की भी कोशिश की गई है और उस तरह के यहाँ पर चीज़ें भी रखी गई हैं। जो पहले लोग आ रहे हैं, जो आप मेरे पीछे सुन रहे हैं, तो उनका स्वागत जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स, चाहे वो लैपटॉप हो, फ़ोन हो, मैक हो, या फिर अगर आप देखें उनके हेडफोन्स हो, एप्पल वॉचेस हो, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और जो आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर उसे खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। जो पहले लोग थे जो सबसे आगे थे लाइन में, वो अब अंदर आ चुके हैं और वो पहले से ही ढूंढ रहे थे कि क्या कुछ करें, और यहाँ पर वो खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। ले लिया आपने कि अभी आप देख ही रहे हैं। तो मैकबुक प्रो आप देख रहे हैं। और ये जो लोग हैं, आप यू मेट टिम कुक एज वेल, आप लोग शुरुआत से यहाँ पर, तो हम सुबह भी बात कर रहे थे, क्या बात की, क्या कहा और किस तरह से अंदर आकर? कुछ नहीं, उनको थैंक यू बोला एंड आई वाज लाइक इट्स एन ऑनर सर। तो वी लेट यू शॉप। और जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर आपको एप्पल से जुड़े हुए हर एक चीज़ मिल जाएंगे। तो एक तरीके से हाइप क्रिएट कर जिस तरह से एप्पल अपनी मार्केटिंग करती है वही यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब आप आकर एप्पल के स्टोर में लुक और फील ले सकते हैं। इसको इंडियनाइज करने की कोशिश की गई है। भारत में जिस तरह से चीज़ें हैं या भारत का जो कल्चर है वो उसमें लाने की कोशिश की गई है। और पहले दिन बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, भीड़ मौजूद है। टिम कुक जो कि सीईओ हैं एप्पल के, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और अब मुंबई के बीकेसी में एप्पल का अपना स्टोर, एप्पल जो पिछले 25 सालों से भारत में है, लेकिन अब 2023 में जाकर एप्पल ने मुंबई बीकेसी में अपना देश का सबसे पहला स्टोर शुरू कर दिया है।
मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहन मिश्रा, NDTV। तो एप्पल सीईओ टिम कुक ने इसका उद्घाटन किया है और दिल्ली में 20 तारीख को एक एप्पल स्टोर का उद्घाटन होगा। और अब बात गर्मी की, न सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र बल्कि कई इलाकों में, कई राज्यों में गर्मी और लू का कहर जारी है और आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। गर्म हवा चल रही है ज्यादातर जगहों पर। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। कल देश के 36 शहरों में तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा है और सबसे ज्यादा इलाहाबाद में तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। इस साल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी तापमान तेजी से बढ़ा है। गर्मी की वजह से उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में आज से 23 अप्रैल तक के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने की अपील की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के स्कूल कॉलेजों में पहले ही 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का तो भाई साहब ये है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और यूज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है और कस्टमर हमारे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत गर्मी है जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, विकट गर्मी है, बहुत गर्मी है। 3-4 दिनों से ज़्यादा गर्मी हो गई है। जी हाँ, जी बहुत गर्मी बढ़ रही है, 4-5 दिन तो काफ़ी होगी। आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ेगी जी, और बढ़ेगी। और डिहाइड्रेशन की दिक्कत भी होगी, पानी की कमी भी होगी, तो कैसे पूर्ति करके चल रहे हैं घर से अभी? जी हाँ जी, वो तो देखो जी क्या होगा, उसकी माया है। या आप लोग जो भी मतलब बताएंगे वही किया जाएगा। गर्मी बेइंतहा है, गर्मी तो है ही, पर यह आसमान से आग बरस रही है और ये खतरनाक है, जानलेवा है। खास करके जिस तरह की गर्म हवा चल रही है, हमने महाराष्ट्र में देखा कि इससे मौतें भी हुई हैं, तो इससे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।